ठीक है बच्चों, फिर हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में हमारा टोटल सिलेबस है। अब मैं आप लोगों के साथ में ना एक चैप्टर शुरू करना चाहता हूं आज। कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए जिसमें कि मुझे ये लगे कि आप लोग कंफर्टेबल भी हैं। मेरा आजकल करंट एक फेवरेट चैप्टर है जिसके अंदर की थोड़ी एडवांसमेंट भी है और जो नॉर्मल हमें आता भी है। ऐसा मेरा जो चैप्टर है फेवरेट, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आओ बेटा समझ लेते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे, जिसको आता है वो भी सुनेगा प्यार से। ये देखो, ये हमारे पास में एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है जी, और ये थे सर हमारे प्यारे मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, 50,000 रुपए के लिए। अब मिस्टर वाई कहते हैं सर मेरे पास में पैसा तो है नहीं। मिस्टर एक्स कहते हैं तो गलत बात है। कहते गलत बात कोई नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं प्रॉमिस टू पे कैश विद इन 3 months। प्रॉमिस किया उन्होंने। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई को, सर ठीक है आपने मेरे को प्रॉमिस किया और मुझे आपकी नीयत के ऊपर भी कोई शक नहीं है, लेकिन ना एक काम करते हैं, एक एविडेंस बना लेते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो उन लोगों ने पता है क्या किया, ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। ठीक है, ऐसा एक कागज का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर यहां पे लगाई स्टैम्प, और मिस्टर एक्स ने इसको बनाया। किसने बनाया इसको? मिस्टर एक्स ने। तो यहां पे मिस्टर एक्स ने लिखवाया कि मैं मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को 3 महीने बाद 50,000 रुपए देने का वादा करता हूं। तो ये किसने क्रिएट किया? सर दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मिस्टर एक्स। ठीक है सर। अच्छा, अब मिस्टर एक्स ने इसको बना करके भेज दिया किसके पास? मिस्टर वाई के पास में। लो जी, अब आपका काम है इसके ऊपर साइन करके दे दो। मिस्टर वाई ने ना यहां पे साइन कर दी। तो ये डॉक्यूमेंट जो था वो अप्रूव किया गया, अप्रूव्ड बाय मिस्टर वाई। अच्छा जी, अब ड्यू डेट पे क्या होता है? अप्रूवल मिल गई इनकी। ड्यू डेट पे क्या होता है? मिस्टर एक्स इस कागज के टुकड़े को लेकर के जाते हैं मिस्टर वाई के पास और कैश कलेक्ट करके ले आते हैं। कैश कलेक्टेड आफ्टर 3 months। आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि कैश कलेक्ट किया गया, कैश कलेक्टेड बाय मिस्टर एक्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि मिस्टर एक्स किसी और को भी तो भेज सकते थे ना, अपने बेटे को भेज देते। तो हम ना इनको नाम दे देते हैं। जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है ना उसको हम बोलते हैं बेटा ड्रॉअर। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। जो अप्रूव करता है इसको, यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस देता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ड्रॉई। ड्रॉई। और जिसको पेमेंट कलेक्ट होती है ना, चाहे वो कोई भी हो, उसको हम बोलते हैं पेई। यानी कि चाहे वो मिस्टर एक्स हो, चाहे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको हम बोलते हैं पेई। तो हमने देखा यहां पे इस डॉक्यूमेंट का हमने एक नाम रखा। इस डॉक्यूमेंट का नाम है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है सर ड्रॉई और एक होता है सर पेई। सर ड्रॉअर और पेई तो एक ही है, तो दो नाम क्यों रखे, जरूरी थोड़ी है। मान लो बिल तो ड्रॉ किया होता मैंने, एक्सेप्ट किया होता हाथ में, और मेरा कोई दोस्त को मैंने पैसे दे दिए, मैंने वो बिल दे दिया होता और वो आया होता आपके पास में, तो वो पेई बन जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मिस्टर एक्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव। डन, ये बात यहां तक समझ में आई। तो ये हमारे पास में हुआ। अब हमें क्या करना है बेटा, इवेंट्स को पहचानना है। पहला इवेंट क्या था, ये था। दूसरा इवेंट क्या था, ये था। और तीसरा इवेंट क्या था, ये था। इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक चीज है जिसको कि हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ये डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं चाहता हूं चाहे आपको आता है, आप इसको इस तरीके से फटाफट से बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने इसको बना लिया? यस सर। ठीक है, चलो अब कुछ बातें जानते हैं पहले, फिर इसकी एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे। पहले इसकी बातें जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ ना पता कर लेते हैं। देखो सर, हमारे पास में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, आप इसी तरीके से ना डायग्राम बनाएंगे बेटा, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। उसको ना हम इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा सर, हाँ, कैसे? नंबर 1 हम लिखते हैं जी बिल एट साइट। बिल एट साइट और बिल ऑन प्रेजेंटमेंट। बिल ऑन प्रेजेंटमेंट, या फिर हम इसको बोल देते हैं बिल ऑन डिमांड। ये तीनों ही क्या है, एक ही बंदे के तीन नाम है। जैसे आपको आपके घर में निकनेम से भी पहचाना जाता है, स्कूल कॉलेज में रियल नेम से, और दोस्तों ने आपका कोई खास नाम रखा हुआ होता है ना, सबका ही होता है, मेरा भी है, मतलब था। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या है, बिल्स आफ्टर डेट। और सर तीसरा है बिल आफ्टर साइट। ठीक जी, तो तीन कैटेगरी में मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया। मतलब समझ लेते हैं, पहले ना इसको लिख लेते हैं, फिर मतलब समझेंगे। मैं डायग्राम पूरा कर लेते हैं यार, वरना दिमाग यही लगा रहेगा कि ये बनाना है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब टीचर कोई डायग्राम बनाते थे ना, तो मेरे भी दिमाग में यही लगा रहता था, दो जगह दिमाग रहता था, एक तो समझ लूं और दूसरा सोचता था डायग्राम भी बना लूं। तो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं व्हेन डिमांडेड, then needs to pay, no time limit, no grace days। जब टाइम लिमिट ही नहीं है तो फिर ग्रेस डेज क्या होंगे। अच्छा सर, चलो अब अगले वाले के बारे में भी देख लेते हैं, अभी समझेंगे इसको, ठीक है। बिल आफ्टर डेट के बारे में ये क्या बोलता है सर, ड्यू डेट। इसकी विशेषता क्या है,
सर इसकी जो ड्यू डेट है उसको कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ बिल बाय ड्रॉअर। ठीक सर। बिल आफ्टर साइट, इसकी क्या विशेषता है? ड्यू डेट कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और अप्रूवल बाय ड्रॉई। ठीक है सर। एक बात और लिख लो, फिर पढ़ते हैं आराम से, फिर समझते हैं। इन दोनों के नीचे एक और एरो बना दो और इसमें लिख दो सर टाइम पीरियड मेंशन, और दूसरा 3 ग्रेस डेज एप्लीकेबल। ठीक है जी, हमने बना दिया। ठीक है जी, ये हमने बना दिया, आप समझे इसको? चलो समझते हैं। हमने बोला सर हमारे पास में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, वो सर 2 तरीके के होते हैं। वो क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं सर। 3 तरीके के होते हैं। पहला तरीका क्या है? उसके 3 नाम है, बिल एट साइट, बिल ऑन प्रेजेंटमेंट या फिर बिल ऑन डिमांड। देखो यहां पे ऊपर जब हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, तो यहां पे ना एक डेट डाली गई थी इसके अंदर एक डेट डाली गई थी कि ड्यू डेट 3 महीने बाद ये डेट को मैं पैसा दे दूंगा, या फिर टाइम बाउंडेशन किया गया 3 महीने बाद दूंगा। लेकिन जो हमारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, किस टाइप का? बिल एट साइट वाला या बिल ऑन प्रेजेंटमेंट वाला या बिल ऑन डिमांड वाला? इसमें क्या लिखा हुआ होता है? टाइम लिमिट लिखी ही नहीं होती, टाइम लिखा ही नहीं होता। अरे सर ये कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है? हमने तो आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सारे टाइम लिमिट के साथ देखे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है। मतलब उसमें पता क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको गुड्स बेची, आपने गुड्स ली, और मैंने क्या नाम है उसके ऊपर लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और उसके ऊपर मैंने क्रिएट किया, और क्या लिखा? मैंने ये लिखा सर कि मैं मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पैसे देने का वादा करता हूं, और मैंने आपको भेज दिया, आपने एक्सेप्ट करके मेरे को दे दिया। अब मैं बड़ा चालबाज बंदा था, मैं अगले दिन ही पहुंच गया, मैंने कहा मिस्टर वाई लाओ पैसे दो। मैंने कहा अरे इतनी जल्दी से? मैंने कहा हाँ देखो। बोला देखो उसको खोल करके, उसमें लिखा था कि थोड़े दिनों बाद दूंगा। मैंने कहा वहां तो दिन लिखे ही नहीं, वहां तो ये लिखा था कि आप मुझे पैसा देने का वादा करते हैं और दो पैसे, यानी कि टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है व्हेन, ये इसकी विशेषता क्या है कि जब मांग लिया जाएगा ना तब पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम लिमिट हमने डाली नहीं थी, और टाइम लिमिट नहीं थी तो फिर कोई ग्रेस डेज भी नहीं थे, ठीक है ना? तो ये हमारे को देना पड़ता है जब सामने वाला पर्सन मांग लेगा, ठीक। अच्छा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट, बिल्स आफ्टर डेट या बिल्स आफ्टर साइट का क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर बिल्स आफ्टर डेट का क्या मतलब है। बिल्स आफ्टर डेट का मतलब है मैंने जब से क्रिएशन की थी इसकी, मैं कौन था? ड्रॉअर था। आप कौन थे? ड्रॉई थे। मैंने आपको सामान भेजा, सामान के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा। तो सर मैंने क्या किया, इसको आपको भेजा, तो यहां पे टाइम बाउंडेशन इसके अंदर लिखी हुई है। मैंने क्या लिखा? आपकी तरफ से स्टेटमेंट लिखी कि मैं मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को
आज से 3 महीने बाद पैसे पे करने का वादा करता हूं, 3 महीने बाद, और ऊपर डेट डाली हुई थी आज की। तो टाइम बाउंडेशन है? हाँ सर है। ये इफेक्टिव कब से होगा सर? ये इफेक्टिव होगा बिल आफ्टर डेट वाला इफेक्टिव होगा जब से मैंने इसको क्रिएट किया था। मैंने किसने? ड्रॉअर ने क्रिएट किया था। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट कब से कंसीडर की जाएगी? तब से कंसीडर की जाएगी जब ये क्रिएटेड बाय ड्रॉअर था, यानी कि जब से इसको ड्रॉअर ने बनाया था। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहां पे? इनको सर अलग अलग डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है? देखो कभी कभी क्या होता है, दूर की पार्टीज होती हैं, आप मुंबई में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मैं यहां से पोस्ट के थ्रू आपके पास में भेज रहा हूं, 3 दिन लग गए वहां पहुंच के एक्सेप्टेंस लेने में। तो अगर बिल आफ्टर डेट होगा, यानी कि बिल आफ्टर डेट होगा, तो उसकी ड्यू डेट कब से चालू हो जाएगी? उसका मीटर, यानी कि उसकी डेज का मीटर कब से चालू हो जाएगा? तब से चालू हो जाएगा जब से मैंने इसको क्रिएट किया था। और सर अगर बिल आफ्टर साइट हुआ तो वो कब से चालू होगा उसका मीटर? जब से आपकी अप्रूवल आएगी उस दिन से डेज गिनना शुरू करूं। सर हमारे यहां सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिल आफ्टर डेट वाले बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं, बिल आफ्टर साइट वाले नहीं होते, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। अच्छा, अब चाहे बिल आफ्टर डेट हो चाहे बिल आफ्टर साइट हो, दोनों के अंदर एक चीज तो कॉमन है ना, कि इसके अंदर टाइम लिमिट मेंशन है और 3 ग्रेस डेज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि टाइम काउंट करने के लिए ही तो हम बोल रहे हैं कि कब से एप्लीकेबल होगा इसका टाइम मीटर, कब से चालू होगा डेज का। बोलो जी बोलो, जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट है इस बात में? जल्दी से बताओ जी, फटाफट से बताओ, मेरे को सबका जवाब चाहिए। हाँ है तो हाँ, अगर डाउट है तो दोबारा पूछो। सर दोबारा पूछने में डांट देंगे? बिल्कुल नहीं डांटेंगे। सर सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, छोड़ो उस बात को, ये बातें समझ में आनी चाहिए। बताओ समझ में आ गई सबको? चले आगे? Yes. ओके जी, सबने नोट भी कर लिया, ठीक है जी। अब सर एक बात है कि हमें जब यहाँ पे ग्रेस डेज और टाइम पीरियड की बात की गई है, तो हमें ना एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि हम ये चेक कर लें कि हाउ टू कंप्यूट डेट ऑफ मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा क्वेश्चन है सर। तो सर फिर हमारा कुछ आंसर भी होना चाहिए। हमारा आंसर क्या है सर? इसकी ड्यू डेट किस तरीके से चेक करेंगे आप देखेंगे डेट ऑफ क्रिएशन, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये वाला केस है हमारे पास, बिल आफ्टर डेट वाला, बिल आफ्टर साइट वाला नहीं। तो डेट ऑफ क्रिएशन, उसके अंदर आप ऐड करेंगे, टर्म्स ऑफ बिल, यानी कि जो टाइम पीरियड उसके अंदर दिया हुआ होगा, जो भी टाइम पीरियड मेंशन होगा, और उसके बाद में आप इसके अंदर ऐड कर देंगे सर 3 ग्रेस डेज। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन होती है सर 2 तरीके से। एक होती है सर हमारे पास में मंथ वाइज, और एक होती है सर डे वाइज। एक होती है मंथ्स में और एक होती है डेज। ठीक है, ओके। तो मान लो हमारे पास में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? ड्यू डेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने इसकी क्रिएशन करी, कब की?
1/6 को, 1/6/2020, ठीक है, और कितने महीने के लिए? फॉर 3 मंथ्स। तो हमारी ड्यू डेट कैसे काउंट करेंगे हम, ये हमने चेक करना है। तो सर हमने क्या लिखा इसके अंदर? हमने लिखा 1/6/2020 प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 ग्रेस डेज। तो कितना टाइम आ गया? ये 1 सितंबर आ गया। 3 महीने बाद इसके और इसके एडिशन से प्लस 3 दिन और ऐड कर दो, तो वो कितने दिन आ जाएंगे सर? 4 तारीख, 4/9/2020। ठीक है, तो हमने ये ड्यू डेट कैसे काउंट की? मंथ वाइज, मंथ्स में। अच्छा सर, अगर हमारे को डे वाइज करनी हो, ड्यू डेट इन डेज, तो हम क्या करेंगे? सपोज हम इसी को ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? 1/6/2020 को क्रिएशन हुई फॉर 90 डेज। सर मतलब तो वही है ना? बिल्कुल भी वो मतलब नहीं, बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है। 1/6 में हम क्या ऐड करेंगे सर? 90 डेज ऐड करेंगे, और फिर 3 ग्रेस डेज। देखो सर, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मंथ का मतलब होता है 1 महीना, वो चाहे 30 दिन का हो, चाहे 28 दिन का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 31 का हो। और जब मैं डेज की बात करता हूं ना, 90 डेज, 90 डेज, तो उसके अंदर प्योर गिनती होती है डेज की। 31वें दिन को 31वां दिन गिना जाएगा, जबकि अगर महीने में सिर्फ 30 ही दिन है तो 30 के बाद में क्या आ जाएगी? 1 तारीख आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, आप अगर काउंट करेंगे तो यहां पे क्या डेज आ जाएंगे? 30/8/2020 प्लस 3 दिन और जोड़ दो इसमें, तो हमारी ड्यू डेट क्या आ जाती है? 2 सितंबर 2020। ये हमारी ड्यू डेट्स आ जाती हैं। इस तरीके से हमने करना। नंबर 1। अभी ड्यू डेट्स की भी कहानी मेरे को आगे चलानी है। पहले कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि सर यहाँ पे 3 ग्रेस डेज ही क्यों होते हैं? 3 ग्रेस डेज ही क्यों होते हैं? 4 क्यों नहीं होते? 2 क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है मेरे को? बोलो जी, जवाब दो, चाहे गलत जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। बताइए, ये 3 ही ग्रेस डेज क्यों होते हैं सर? कोई आइडिया है? क्योंकि सर मंथ 3 है, हाँ जी जो मंथ है 3 है, इसलिए 3 ग्रेस डे हो। सर, चलो मैं अगर यहाँ पे 3 मंथ्स की जगह 5 मंथ्स भी कर दूंगा ना, तब भी ये ग्रेस डेज 3 ही रहेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना सारे के सारे। सर ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक लगातार 3 दिन से ज्यादा बंद नहीं रहेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। अब मेरे से कोरोना की बात मत करना। कोरोना जब आया था वो एक एक्सेप्शन है। ये जो रूल लिखा गया था बहुत पहले लिखा गया था। बहुत से बच्चे करते हैं, पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, एक गीता जी है हमारे पास, वो कहने लगी सर कोरोना आ गया। आपने देखा था नोटबंदी के अंदर भी, डीमोनेटाइजेशन जब भी हुआ था तब भी बैंक्स खुले हुए थे और उनका काम बहुत बढ़ गया था। रूल्स हैं सर, गाइडलाइंस हैं आरबीआई की कि कोई भी बैंक अगर हॉलीडे करता है 3 दिन से ज्यादा, उनकी स्ट्राइक भी नहीं हो सकती।
अदरवाइज उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, ये मैटर होता है बैंक से जुड़ा हुआ है। इसलिए सर हम कहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कितने डेज ग्रेस डेज मिलते हैं, हम दे करके ही चलते हैं ग्रेस डेज। तो 3 ग्रेस डेज ये इस वजह से हो। अच्छा जी, चलिए इस बात का भी ज्ञान हो गया हमें। वापस आते हैं सर। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, हमारे पास है ना, अब बात चलिए जब हॉलीडेज की, तो हमारे पास में एक हॉलीडे होती है। कौन सी हॉलीडे होती है? Public holiday. पब्लिक हॉलीडे और एक इमरजेंसी हॉलीडे। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। इफ डेट ऑफ मेच्योरिटी इज अ हॉलीडे। अब हॉलीडे कौन सी वाली? सर 2 तरह की हॉलीडे हैं हमारे पास। नंबर 1 पब्लिक हॉलीडे या फिर गैजेटेड हॉलीडे। ठीक है जी। या फिर इमरजेंसी हॉलीडे। पहले तो दोनों का मतलब बता दूं। पब्लिक हॉलीडे सर पहले से प्लान्ड होती है, डिक्लेयर्ड होती है, जैसे संडेज है ना, संडेज होते हैं पहले से प्लान्ड होते हैं। दिवाली है, होली है, ईद है, ये सारी पब्लिक हॉलीडे पहले से प्लान्ड है, या गस्टेड हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है? जैसे मुझे याद आता है, मैं क्लास 7th में था, तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे एक, सरदार बेअंत सिंह जी। उनकी एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई थी। शायद बॉम्ब ब्लास्ट ही था, क्योंकि मैं क्लास 7th में था, तो एग्जैक्ट मेरे को कॉज नहीं मालूम। शायद डेथ मतलब नेचुरल कॉज से शायद नहीं हुई थी, वट एवर। शायद बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी या कार एक्सीडेंट में हुई थी, आई डोंट नो, गूगल करके देख लेना। तो ना इमरजेंसी, एकदम से इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई थी उस दिन। हम लोग स्कूल गए थे, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गई थी। ठीक इसी तरीके से आपको पता होगा, राजीव गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तब भी पब्लिक सॉरी क्या नाम है, इमरजेंसी हॉलीडे लगी थी देश में। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि पब्लिक हॉलीडे पहले से मालूम है, इमरजेंसी हॉलीडे पहले से नहीं मालूम है। तो क्या करें? अब मन से पूछो, कभी कभी ना मन से भी बात करनी चाहिए। मन से पूछो कि अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे जा रही है, तो पब्लिक हॉलीडे के बारे में इसको 3 महीने पहले से मालूम था ना? हाँ सर मालूम था। तो फिर इसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? फिर इस केस में इसकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? सर इसमें इसकी प्रीसीडिंग डेट, प्रीसीडिंग डेट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडे है। अब चाहे उसको छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया हो, चलो 26 जनवरी को ले लेते हैं। तो 26 जनवरी का 3 महीने पहले ही पता था ना भाई तुम्हें? हाँ पता था सर। तो फिर उससे एक दिन पहले की डेट आपकी, मतलब 25 जनवरी को हम मान लेंगे कि आपको ये बिल पे कर देना चाहिए। इमरजेंसी हॉलीडे में सर सक्सीडिंग डे, यानी कि आने वाला। ठीक है जी। सक्सीडिंग या फिर नेक्स्ट डे इज डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है जी। ये है हमारे पास, ये चीज है सर हमारे पास। नोट कर लो बच्चों इसको।
सर हाँ जी, सर आपने कहा कि पब्लिक हॉलीडे संडे भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सर हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो हाँ संडे सर, है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया है, क्रेडिट पे काम कर रहे हो और अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो डेट्स भी आपको काउंट करने पड़ेंगे सर, कि उस दिन क्या पड़ रहा है, चेक करके रखो अपने पास में। ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सा और बड़ा करूं आपको, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं ये कहता हूं, मान लो कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि जो हमने डेज काउंट किए, हम ना डेज काउंट कर रहे थे, और डेज काउंट करते करते ना फरवरी का महीना आ गया। हमें क्या बोला गया? हमें ये बोला गया मंथ वाइज ले लो चाहे डेट वाइज ले लो। हमें ये बोला गया कि मान लो 90 डेज थे, और उस 90 डेज के अंदर जो डेट बोली गई है वो डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि 31 फरवरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, 28 फरवरी एग्जिस्ट करती है, 29 फरवरी एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में क्या होगा? बोलो, उस केस में क्या होगा? जवाब दो। सर आप कह 28 रहे हो को कि थर्ड डेट, मार्च। हाँ जी, सर आप कह क्या? रहे हो कि डेट ऑफ क्रिएशन 31 फेब है। नहीं, मैंने ये बोला कि सर जो ड्यू डेट आ रही है वो ड्यू डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। शॉर्ट में आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊं, जो ड्यू डेट सर तो आने मार्च में कर चाहिए लेंगे ना। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर तो मार्च में हो जाएगा फिर। यस, सो थर्ड मार्च। श्योर, सारे के सारे यही कहते हो? 28 फरवरी को भी हो सकता है। 29 फरवरी की डेट थी, लेकिन 29 फरवरी इस बार हमारे पास आ ही नहीं रही। चलो अब बता दो। सर तो 1 मार्च। 1 मार्च को सर। बाकी भी बोलो। यस, सो फर्स्ट मार्च। सब कह रहे हैं सर 1 मार्च, 1 मार्च। एक नोट लिखो फटाफट से। अब मैं नहीं लिख रहा, अब आपको लिखवाऊंगा। जल्दी से लिखो, फटाफट से लिखो। लिखो, if the month in which period terminates has no corresponding day, then period will be terminate on the last day of such month. Last day of such month. सर देन 28 फेब हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। सर अब पर ये तो तभी होगा ना जब ऐसा बोला हुआ है 3 मंथ्स। ये 90 डेज वाले उसमें तो नहीं होगा। हाँ, उसमें नहीं होगा। देखो, इस चीज को ऑन पेपर समझ लेते हैं। भाई साहब, मैंने बोला 3 महीने बाद। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था आपसे। भाई 3 महीने बाद कह रहे हो सर, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। 3 महीने बाद तो महीना जहां पे एंड होगा, महीना एंड होगा या तो 28 फरवरी में या फिर 29 फरवरी में। तो जहां पे महीना एंड हुआ हम वहां पे उसको डेट ऑफ मेच्योरिटी मान लेंगे। लेकिन अगर किसी बिल के अंदर ठीक इस तरीके से लिखा हुआ हो कि 3 महीने बाद 29 फरवरी को, ऐसा बोला गया हो 3 महीने बाद 29 फरवरी को, मतलब जो डेट वहां पे लिखी हुई है ना बाबूजी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम मंथ की लास्ट डेट को ही उसका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी मान लेंगे, यानी कि पीरियड को टर्मिनेट मान लेंगे, यानी कि वो गलती से डाल दी गई है। ठीक है जी?
अच्छा चलो सर, ये तो काफी सारी हमने क्या नाम है ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ये ज्ञान हमारे लिए फायदेमंद भी है। आ जाओ सर, वापस आ जाते हैं अपने पास में, अपनी सिचुएशंस के ऊपर। अब एक बात बताओ, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके दो नाम रख देते हैं। भाई भगवान जी को भी हम पुकारते हैं ना अलग अलग नामों से, कोई कहता है कृष्णा, कोई कहता है कन्हैया। इसी तरीके से ना इसके भी दो नाम रख दिए हमने। एक नाम रख दिया बिल्स रिसीवेबल, और एक नाम रख दिया सर बिल्स पेबल। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल कोई नए टर्म्स थोड़ी है, हमने तो सुने हुए हैं सर। कौन बुलाता है इसको बिल्स रिसीवेबल के नाम से? सर इसको बिल्स रिसीवेबल के नाम से बुलाता है मिस्टर एक्स, यानी कि ड्रॉअर, और बिल्स पेबल के नाम से सर मिस्टर वाई, क्योंकि मिस्टर वाई के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, और मिस्टर एक्स के लिए ये एक एसेट है, फ्यूचर में पैसा आएगा, मजा आएगा, है ना? हाँ जी, इतनी बातें समझ में आई? Yes, sir. अब देखो हमें ना करना क्या है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं, इनको ना सबको भगा देते हैं यहां से, सो दैट हम कुछ काम कर सकें। स्पेस बना लेता हूं। हाँ जी, और अब ये जो मैंने किया था ना, इसके हिसाब से एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में ना मैं जर्नल एंट्री फॉर्म करूंगा। ठीक है, चलो सर जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ये है सर हमारे पास में बुक्स ऑफ एक्स, ये है सर इवेंट, और ये है बुक्स ऑफ वाई। पहला इवेंट सर किसी की बुक में सेल हुआ, किसी में परचेज हुआ। अच्छा जी, तो जिसके पास में सेल हुआ उसकी बुक्स में अकाउंट में एंट्री क्या आ जाएगी? वाई डेबिट टू सेल्स, और यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। भाई क्रेडिट पे सेल और परचेज हुई थी तो हमने उसकी एंट्री बना दी। सेल परचेज की एंट्री तो आती है ना भाई। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स तो मालूम है ना सबको? नहीं सर मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, आओ इधर आ जाओ एक बारी। CLEAR, C stands for capital, L stands for sir liability, E expenditure or losses, A assets, और R revenue और गेन, कुछ भी कह लो। तो ये वर्ड याद रखना है अपने को, क्या? क्लियर। सर इसमें रूल कैसे याद होंगे? अगर C, L और R है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, जब बढ़ते हैं क्रेडिट होते हैं, जब घटते हैं डेबिट होते हैं। E और A, एसेट और एक्सपेंडिचर, जब बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, घटते हैं सर क्रेडिट होते हैं। हो गया डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद हो गए हमें, मॉडर्न अप्रोच से याद किया हमने। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, याद रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? तो सर सेल और परचेज किया हमने, तो सेल हमारी इनकम थी, इनकम बढ़ती है क्रेडिट हो जाती है। एक्स की बुक्स में वाई उसका क्या लगता था? सर वाई उसका डेटर लगता था, डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल एक बिल्स पेबल तो भी आया नहीं,
परचेजेस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि उसका खर्चा हुआ है, और एक्स उसका क्रेडिटर है, तो एक्स लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट हो गया। सिंपल। सर हमें तो पहले से ही आता था ये, आप पता नहीं क्यों बता रहे थे। भाई मेरी प्रैक्टिस भी तो जारी रहनी चाहिए, अगर मैं भूल गया तो। हाँ सर ये बात भी तो सोचो, जब मैं ऐसा सोचता हूं तो तुम भी ऐसा ही सोचो, प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज, अब ये भाई साहब किसके नाम से जानते थे? ये बिल्स रिसीवेबल के नाम से जानते थे, तो ये एंट्री करते हैं सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000। अब आप देख रहे हैं, जब हम किसी को लिखित में कुछ दे देते हैं तो वो हमें हमारे नाम से नहीं जानता, फिर तो वो लिखित डॉक्यूमेंट को जानता है। सोच करके देखो, आप किसी को रिटन एविडेंस में दे करके दुकानदार को आ जाओ, तो वो आपके पर्चे को संभाल के रखेगा, आपके नाम को याद थोड़ी रखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई क्या था सर? डेटर था, डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में, वहां पे एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। एक्स क्या था? क्रेडिटर था, क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बिल्स पेबल में। जो लाइबिलिटी बढ़ती है वो डेबिट, जो क्रेडिट हो जाती है, जो लाइबिलिटी घटती है वो डेबिट हो जाती है। और इसी तरीके से एसेट के साथ में भी हुआ। हाँ सर ये तो सिंपल है, यादें ताजा हो रही हैं हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट इवेंट क्या था सर? कैश की पेमेंट हो गई, या फिर कैश रिसीव हो गया, है ना? तो जिसको कैश रिसीव हुआ, कैश क्या जी? एसेट है, दोनों के लिए एसेट होता है। तो जिसको रिसीव हो गया वो क्या एंट्री बना देगा सर? उसका कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और यहां पे टू कैश अकाउंट, इसका कैश कम हो गया, इसने पैसे दे दी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। वाई मत लिख देना वाई मत लिख देना, क्योंकि वाई को तो हम बीआर में कन्वर्ट कर चुके थे ना। अब ये पैसे बीआर से आए हैं, वाई से नहीं आए। ठीक है, बहुत से बच्चे नरेशन में भी लिख देते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम वाई, अरे वाई से थोड़ी, बीआर से मिले। और यहां पे बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 50,000। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंट्रीज नोट करो फटाफट से, जल्दी से, चाहे आती हैं तो भी करो, मेरी जिद है। सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, ऐसे के ऐसे फोन में पड़ी रह जाती है स्क्रीनशॉट की पिक्स। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जरूरी तो नहीं है ना वो पैसा दे ही दे? जरूरी है पैसा दे दे? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसा दे दे, ड्यू डेट पे वो मना भी कर सकता है। तब क्या होगा? यानी कि डिसऑनर ऑफ अ बिल। लेकिन डिसऑनर के केसेस क्या है? अलग है। डिसऑनर के केसेस बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि कैश पेड और रिसीव के अलावा कोई एंट्री। हमारे पास में यहाँ पे अभी और भी सिचुएशंस है। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे हम? इस सिचुएशन का नाम क्या रखेंगे? व्हेन, ऊपर हेडिंग लिखना हैशटैग व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज रिटेन्ड बाय ड्रॉअर टिल ड्यू डेट। ठीक है जी, ये नाम लिख दिया और ये सारा का सारा काम कर लिया। दूसरा केस, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज sent to bank for collection।
उस केस के अंदर क्या होगा? देखो जी, अभी ये केस दूसरे केस से डिफरेंट कैसे है, समझो जरा मेरी बात को। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किए और प्रॉमिस ले लिया 3 महीने के बाद वो पैसे रिसीव करेंगे। अब ना मिस्टर एक्स जो है ना बड़े आलसी टाइप के हैं, वो अपने बैंक के पास जाते हैं। किसके पास? बैंक के। किसका बैंक? बैंक ऑफ मिस्टर एक्स। वो कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बैंक भैया मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर के मिस्टर वाई से 50,000 रुपए लूं। मैं तो बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूं, मैं तो पूरे दिन मीटिंग्स करता रहता हूं, मैं तो नए नए बिजनेस तैयार करता रहता हूं, नए पैसे ऑन करने में मेरा ध्यान है, मैं कहा कलेक्शन एजेंट की तरह काम करता फिरूंगा। एक काम करो तुम मेरे छोटू बन करके जाओ। अच्छा, बैंक कहता ठीक है जी, मैं अपने एक एम्प्लॉय को भेज दूंगा। बड़े रईस मिस्टर एक्स थे, तो बैंक को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर कर दिया अपना जो बीआर था उसको ट्रांसफर कर दिया बैंक को। अब बैंक गया ड्यू डेट पे मिस्टर वाई के पास में और पैसे लेकर के आ गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि क्या बैंक एम्प्लॉई मिस्टर एक्स के घर पे आएगा पैसे देने कि लो सर मैं वहां से ले आया हूं? नहीं, वो क्या करेगा, उसी बैंक अकाउंट के अंदर जिसमें मिस्टर एक्स का अकाउंट है वहां पे डिपॉजिट कर दे। वहां पे क्या कर देगा सर? डिपॉजिट कर देगा। इससे क्या फर्क पड़ता है सर कि वो घर पे आए या फिर बैंक में डिपॉजिट कर दे? फर्क पड़ता है, अभी दिखाता हूं क्या फर्क पड़ता है, अभी दिखाता हूं क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, सबसे पहले तो हम इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सर सेम होगी सेल और परचेज की, हाँ जी। बिल ऑफ एक्सचेंज की, हाँ जी सेम होगी। तीसरी एंट्री के अंदर तीसरे इवेंट में चेंज आ जाएगा। ये देखो, ये तीसरा इवेंट था और ये फोर्थ इवेंट था। इवेंट पहचानने हैं सर हमारे को, और नहीं करना कुछ भी। तो हमने इसको यहां से भगा दिया। इवेंट पहचानेंगे। देखो सर, इसको हम कहते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन थे, यानी कि भेजे गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? अब देखो बीआर चला जाएगा किसके हाथ से? हमारे हाथ से, एक्स के हाथ से बीआर चला गया, तो मैंने क्या लिख दिया जी? टू बीआर अकाउंट। एसेट है, चला गया तो क्रेडिट। लेकिन उसकी जगह पे एक नया अकाउंट खुल गया, क्या? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ये भी हमारे एसेट की तरह ही काम कर रहा है। बैंक अकाउंट मत लिख देना कि हमने बैंक को दे दिया, अरे नहीं नहीं, उसका तो मतलब हो जाएगा कि हमारे पास में पैसा आ गया। पैसा तो अभी आया ही नहीं, पैसा तो ड्यू डेट पे आएगा। तो सर हम क्या कहते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो हमने बिल को सेंड कर दिया, इसलिए एक अकाउंट बना दिया, इसका नाम रखा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बातचीत किसके बीच में हो रही थी? मेरे और मेरे बैंक के बीच में हो रही थी। वाई कौन है? कोई भी नहीं, वाई को भगा दिया हमने। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होनी। ठीक है सर, नेक्स्ट इवेंट को पहचानो। ड्यू डेट आई, हाँ सर ड्यू डेट आई। पैसे पे कर दिए, हाँ सर पे कर दिए। ठीक है सर, पैसे की पेमेंट की एंट्री क्या होगी? वही सर जो पहले थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? सर 50,000 से। और मिस्टर एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। यही कह रहा था मैं, इस एंट्री का ध्यान रखना। यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना है, यहाँ पे कैश अकाउंट मत लिख देना, यहाँ पे कैश अकाउंट मत लिख देना। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय ने उसके बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसा डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब बीआर मत लिख देना,
क्योंकि देखो BR एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, तो BR तो खत्म हो चुका, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, अकाउंट क्लोज। अब कौन सा अकाउंट चल रहा है सर? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट चल रहा है, तो उसी को क्लोज करना है हमने। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, कितना सर? 50,000 रुपीज। सिंपल, इसका ध्यान रखना बस। बच्चे यहाँ पे क्या एंट्री बना देते हैं, भावनाओं में बह करके, आता है सोच करके कैश अकाउंट डेबिट टू BR। ओ माय गॉड, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा जैसे सिखाया है सर ने। ठीक है, तो चलो इसको क्या कहते हैं इवेंट को? बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्टेड। ठीक है बच्चों, ये हमारी सारी की सारी जनरल एंट्रीज होने वाली। ये रहा हमारा पूरा का पूरा इवेंट, और सारी की सारी जनरल एंट्री के साथ में ये कहानी के हिसाब से हमें याद करना है। कहानियां ना हमारे दिमाग में रहती हैं। कोई भी चीज अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, सबसे पहले दिमाग में सिर के ऊपर है ना बादल आना चाहिए, सोचने वाला बादल। इमेजिन करो उस चीज को, वो हमेशा रिटेन रहेगी दिमाग में। रिटेन रहेगी तो काम भी बढ़िया होगा। अच्छा बच्चों, अब आज की क्लास के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपसे ना फिर मिलूंगा मैं। आज ज्यादा लंबी क्लास में आपकी ले नहीं पाया, केवल 2 ही केसेस मैंने और थोड़ी सी थ्योरी को यहाँ पे लिया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो क्लास रखी थी वो एक टाइम मैंने किसी तरीके से एडजस्ट किया था 2 क्लासेस के बीच में। ठीक है, तो आप लोगों से ना फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।